तो एक्सप्लेनेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कि जो लेफ्ट बीकर है हमारा, जिसमें जिंक सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहीं से निकल के जा रहे हैं और कॉपर की तरफ जा रहे हैं वो। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, हमने पढ़ रखा है, पता है, वहां ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, और जहां ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है वो इलेक्ट्रोड होता है एनोड, वो इलेक्ट्रोड होता है एनोड। यानी कि यहां क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और जो राइट साइड वाला बीकर है, इन राइट बीकर रिडक्शन रिएक्शन अकर्स, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रही है, तो यहां रिडक्शन हो रही है, और जो इलेक्ट्रोड रिडक्शन करता है वो कैथोड होता है। तो कॉपर यहां पे कैथोड का काम करेगी और जिंक रोड यहां पे एनोड का काम करेगी। तो रिएक्शन क्या होगी कि जो कॉपर के आयन थे सॉल्यूशन में, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन को जो जिंक की तरफ से आएंगे, और इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यही एक्सप्लेनेशन है सबके लिए। देखो क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो करंट चलेगा। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि डिफ्लेक्शन शो हुई थी, यानी कि करंट चल रहा था। तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो ऑटोमेटिक है, ऑब्वियस है कि करंट चलेगा। सेकेंड है कि जो जिंक की आयनों की कंसेंट्रेशन है जिंक सल्फेट में, वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि इधर से जिंक से इलेक्ट्रॉन गए, और जिंक से जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो जिंक एटम जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जिंक आयन कहां चला जाएगा, सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट में। तो तभी हम कहते हैं कि जिंक आयनों की कंसेंट्रेशन जिंक सल्फेट में इंक्रीज करती है। अब कॉपर आयनों की कंसेंट्रेशन क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने रिलीव किए हैं वो इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन गेन करते हैं जो कॉपर सल्फेट में है, और वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, और वो कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, कॉपर के ऊपर, या फिर बॉटम में बैठ जाएगी। तो यही रीजन है कि जिंक अपना वेट लॉस करेगी, क्योंकि जिंक के आयन जिंक सल्फेट में चले गए, धीरे धीरे डिकम्पोज हो रही है जिंक। और कॉपर अपना वेट गेन इसलिए करती है क्योंकि कॉपर के ऊपर कॉपर आयन कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होके डिपॉजिट हो रही है। तो ये एक्सप्लेनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहां पे हमने दो केमिकल्स लिए, उनको मिलाया भी नहीं और फिर भी उनके बीच में रिएक्शन होती रही, इट मीन्स इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। अभी दोनों इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रल कैसे रहते हैं इलेक्ट्रिकली, उसके लिए साल्ट ब्रिज का फंक्शन पढ़ना है। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फर्स्ट फंक्शन है कि आउटर सर्किट तो कंप्लीट कर दिया इस वायर ने, जो ये वायर लगा रखी है वोल्टमीटर के साथ, लेकिन जो अंदर का सर्किट है इसका, जो इलेक्ट्रोलाइट है ये अंदर है, मतलब ये केमिकल अंदर है सेल के। तो इनर सेल सर्किट को कौन कंप्लीट करेगा, साल्ट ब्रिज। तो फर्स्ट आ जाएगा कि सॉल्ट ब्रिज
कंप्लीट इनर सेल सर्किट। सेकंड, ये साल्ट ब्रिज है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है दोनों इलेक्ट्रोलाइट को। क्योंकि देखो यहां क्या हुआ, यहां जिंक के आयन बढ़े, पॉजिटिव आयन बढ़ गए, नेगेटिव कम हो गए। तो जो नेगेटिव है, जो कम हो गए नेगेटिव, जितने भी नंबर में कम होंगे वो कौन प्रोवाइड करेगा, साल्ट ब्रिज। यानी कि साल्ट ब्रिज से Cl नेगेटिव आएगा जिंक सल्फेट के अंदर। मान लो 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर गया, तो साल्ट ब्रिज से 10 यूनिट नेगेटिव चार्ज इसके अंदर चला जाएगा। ऐसे यहां पे पॉजिटिव चार्ज कम हो गया क्योंकि कॉपर क्या है, इसके ऊपर डिपॉजिट हो गए। मान लो 10 यूनिट नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया वहां पे, और उन 10 यूनिट नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए साल्ट ब्रिज से K पॉजिटिव चला जाएगा कॉपर सल्फेट के अंदर। तो इट मीन्स सेकेंड पॉइंट आएगा इसका, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। थर्ड है कि जो ये साल्ट ब्रिज है, इसके अंदर हमने अगर केमिकल डाला ताकि ये पेस्ट थोड़ा थिक हो जाए और इलेक्ट्रोलाइट एक से दूसरे में ट्रांसफर ना हो पाए। तो थर्ड, इट प्रिवेंट द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम वन बीकर टू अनदर बीकर। तो ये साल्ट ब्रिज के फंक्शन है, इसका भी अलग से क्वेश्चन बनता है कि, तो अभी नेक्स्ट है कि इस सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। न्यूमेरिकल्स में हमें रिप्रेजेंटेशन ही देखने को मिलेगी सेल की। तो रिप्रेजेंटेशन में पहले डबल वर्टिकल लाइन लगाएंगे। ये डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज को शो करती है। इसके लेफ्ट साइड में हम एनोड और राइट साइड में कैथोड का फंक्शन लिखेंगे। तो लेफ्ट साइड में कैसे हम लिखेंगे, सबसे पहले जो इलेक्ट्रोड हमने यूज किया इसमें जिंक यूज किया, और जिंक को किसमें डाला, जिंक आयनों के सॉल्यूशन में, और इन आयनों की कंसंट्रेशन क्या थी, 1 मोलर। तो ये हमारा फंक्शन हो गया ऑक्सीडेशन का। इसके राइट साइड में हम रिडक्शन का फंक्शन लिखेंगे। यानी कि रिडक्शन का फंक्शन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे, कॉपर के आयन है वो भी 1 मोलर, और उसके अंदर कॉपर की रोड डिप कर रखी है। तो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन, इसकी जगह पे आप ये साइन भी यूज कर सकते हो, सेमीकोलन। तो इस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसके अंदर जो वोल्ट मीटर लगा होगा, उस वोल्ट मीटर की के अंदर जो रीडिंग होगी वो होगी 1.1। यानी कि इतनी वोल्टेज हमें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से मिलेगी। अगर हमें इसके अंदर करंट को फ्लो करने से रोकना है तो हम क्या करेंगे, कोई एक्सटर्नल वोल्टेज लगाएंगे, क्योंकि इसकी इंटरनल वोल्टेज कितनी है, 1.1, और एक्सटर्नल वोल्टेज भी हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में
इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट फ्लो कर रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाने से अगर वो एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से कम है तो इट मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करेगा। अगर वो एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 के बराबर हो गई तो मतलब दोनों ही एक दूसरे के बराबर हो गए, फिर इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा। और अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से ज्यादा हो गई तो फिर जितना भी ये जिंक आयन इसके अंदर चला गया, जितना कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, सारी रिएक्शन उल्टी हो जाएंगी। जिंक आयन डिपॉजिट होने लग जाएगा, कॉपर आयन इसके अंदर जाने लग जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने लग जाएगा।